हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। आज हमें क्लास 12th की चैप्टर 3 ऑब्व्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट का अध्ययन करना है। जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमने आपके लिख दी हुई है, महत्वपूर्ण विषय वस्तु जैसे कि परिभाषा, ऑब्व्यू का निरूपण, ऑब्व्यू के अवयव, ऑब्व्यू का क्रम अथवा कोटि, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और इनके बारे में आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे और बारी बारी से कोशिश करेंगे कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। और वीडियो में जाते जाते वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी या वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा या वीडियो के कौन से भाग को आपको समझने में कठिनाई आए। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं ताकि हम उनके बारे में आगे की वीडियो में सुधार करके आपको अच्छे से अच्छे सरल से सरल तरीके से समझा सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को सबसे पहला पार्ट है हमारा परिभाषा। सबसे पहले हम वीडियो में ऑब्व्यू की परिभाषा को कैसे निरूपित करते हैं उस परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा शुरू करने से पहले हम ऑब्व्यू के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताएंगे कि गणित में किस किस क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। हालांकि जो ऑब्व्यू होता है इसका एक बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत ब्रॉड एरिया में इसका क्या होता है, आसानी से बड़ी कैलकुलेशनों को हल करने के लिए ऑब्व्यू का उपयोग किया जाता है। पिछली क्लासेस में आपने रैखिक समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था, जहां पर 2 चर में रैखिक समीकरण थे। तो 3 चर में भी रैखिक समीकरण अगर आ जाते हैं तो उनको ऑब्व्यू विधि से आसानी से सरलता से हल किया जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी जो इक्वेशंस होती हैं उनको ऑब्व्यू विधि से सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। आपके वाणिज्य क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में कई जगह पे ऑब्व्यू का विविध प्रकार से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। हालांकि हमें ज़्यादा डिटेल्स में जानना नहीं है। तो परिभाषा क्या होती है, ऑब्व्यू कुछ संख्याएं या जो फंक्शंस यानी कि फलन होता है इनका एक क्रम से एक आयताकार विन्यास होता है। अब क्रम से हमने तो बोल दिया कि संख्याओं या फलनों का क्रम से एक आयताकार विन्यास होता है। वो कैसे होता है, सिंपल सी भाषा में मान लेते हैं कि हमारे पास 10 कलम है। सिंपली, ठीक है, हमारे पास क्या है, 10 कलम। ठीक, अगर हम इनको ऑब्व्यू के रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे तो ऑब्व्यू के रूप में हम सिंपली क्या लिख देते हैं, 10, और ये चिन्ह बन गया ऑब्व्यू का। ये चिन्ह किसका बन गया, ऑब्व्यू का। इसको पहले आप सिंपली अगर बोला जाए तो आप कैलकुलेशन अगर संख्या पद्धति में, सरलीकरण में आपने इक्वेशंस 8th क्लास तक पढ़ी होंगी तो वहां पर इसको बतौर बड़े कोष्ठक के नाम से हम जानते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऑब्व्यू के नाम से जानेंगे। सपोज करें हमारे पास 10 कलम है या बोल दें हमारे पास 6 पेन है, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए कैसे कर सकते हैं, 10 और 6। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं 10 और 6। तो ये ऑब्व्यू को हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो आपको ऑब्व्यू की परिभाषा समझ में आई कि किसी संख्याओं मतलब कुछ संख्याओं और फलनों का एक क्रम विन्यास आयताकार क्या होता है, आयताकार में देखा ना, आयताकार टाइप का बन गया। ठीक है, आयताकार में क्या होता है, ये एक क्रम विन्यास होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या डाला, ऑब्व्यू की परिभाषा पढ़ी। अब यहां पर हम लिखते हैं ऑब्व्यू का निरूपण। ऑब्व्यू का निरूपण, वीडियो में अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें ऑब्व्यू का निरूपण। अब ऑब्व्यू को निरूपित कैसे करते हैं, तो अभी हमने निरूपित किया ना कि हमारे पास 10 कलम है, तो ऑब्व्यू में निरूपित कर दिए, ये हो गया ऑब्व्यू का निरूपण। हमने बोला हमारे पास 10 कलम और 6 पेन है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, ऑब्व्यू में निरूपण कर दिया। या फिर इस रूप में भी निरूपण कर देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्व्यू में निरूपण हो गया। या हम बोलते हैं तुमसे कि 1 2 3, एक कोई ए व्यक्ति है, कोई बी है, कोई सी है, उसके पास क्रमशः क्या है, ये पेन हो गया, सपोज कर लेते हैं, ये कलम हो गया। ठीक है, 2 5 6,
यानी कि ए के पास 1 पेन 2 कलम, बी के पास 2 पेन 5 कलम, सी के पास 3 पेन 6 कलम, ये अंतराल में दिया। अगर हम इनको आव्यूह में अगर निरूपित करना चाहें तो 1 2 2 5 3 6, ये हमने क्या कर दिया, आव्यूह में निरूपित कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ए बी सी। अब यहां पर हम लिख दें पेन और यहां पर लिख दें कलम। तो ए के पास कितने पेन थे, 1, कलम कितने थे, 2, बी के पास कितने पेन थे, 2, कलम कितने थे, 5, सी के पास कितने पेन थे, 3, कलम कितने थे, 6। तो इनको भी हमने क्या कर दिया, ये हो गया हमारा आव्यूह का निरूपण। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कुछ संख्याएं ली, कुछ एक समूह लिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, आव्यूह में निरूपित कर दिया। यानी कि ये क्या हो गया हमारा आव्यूह का निरूपण। ठीक, अब जानते हैं हम आव्यूह के अवयव। अब आव्यूह के अवयव क्या है, अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने आव्यूह की परिभाषा पढ़ ली, आव्यूह का निरूपण पढ़ लिया। ठीक है, अब हम यहां पर लिखते हैं निरूपण। सिंपल सा हम ऐसे लिख देते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने ये लिख लिया आव्यूह के अवयव। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना आपको। सबसे पहली बात तो ये कि जो अवयव पड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी पंक्तियां। यानी कि ये हमारी क्या कहलाएंगी, पंक्तियां। ये हमारी क्या कहलाती है, सभी की सभी पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी की सभी हमारी क्या कहलाती हैं, पंक्तियां। यानी कि जो क्षैतिजता रहती है वो हमारी क्या कहलाती है, पंक्तियां। पंक्तियां यहां पर कितनी है, 1 2 3। पंक्तियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक, यानी कि ये जितने अवयव हैं ये पहली पंक्ति के, ये जितने अवयव हैं दूसरी पंक्ति के, जितने अवयव हैं तीसरी पंक्ति के। ठीक, एक और आगे बात जानते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस प्रकार से फिर से निरूपित कर दिया। अब ध्यान से जानते हैं, ये जो खड़े हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सभी को, इन सभी को हम क्या जानते हैं, किस नाम से, सिंपली इनको हम सभी को जानते हैं स्तंभ के नाम से। इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, स्तंभ के नाम से। यानी कि इस आव्यूह को जो हमने निरूपित किया उसमें कितने स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, यानी कि हमारा जो अवयव हो गया, ये कॉलम फर्स्ट हो गई, कॉलम 2 हो गई और कॉलम 3 हो गई। आई बात समझ में। तो पहले हमने क्या बताया, क्षैतिजता यानी कि पंक्तियां, ऊर्ध्वाधर यानी कि स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक, अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, एडीजी कॉलम फर्स्ट के अवयव है, बीईएच कॉलम 2 के अवयव है, सीएफआई कॉलम 3 के अवयव है। तो अवयवों को क्या हुआ, ये निरूपित करना हो गया। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। तो अवयवों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, ये अवयवों का क्या कर दिया हमने, निरूपण कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं हम, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। चौथे नंबर में अब हम जानते हैं आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, कि आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या कहलाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि आव्यूह की कोटि या क्रम क्या कहलाता है। चलिए अब हम जानते हैं। हमने यहां पर 2-3 आव्यूह लिख लेते हैं, या सिंपल पहले हम जान लेते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम के लिए हम क्या लिखते हैं, आव्यूह का क्रम बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक, आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ।
जिसको सिंपली हम क्या लिख देंगे, पी एस। ठीक है, पी फॉर पंक्ति, एस फॉर स्तंभ। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आव्यूह का क्रम जो होता है पंक्ति गुणे स्तंभ की फॉर्म में होता है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। 2, 1, 3, 4। ठीक, दूसरा भी लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस टाइप से हमने कुछ 3 एग्जाम्पल लिख लिए और इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमने पहला उदाहरण लिखा हुआ है, यहां पर एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ठीक है, एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इसके क्रम पे रखेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ के क्रम में रखेंगे तो पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2, यानी कि 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है ये। ठीक, इसके बाद इसमें ध्यान से देखेंगे कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। पंक्ति गुणे स्तंभ के क्रम में रखेंगे तो 3 पंक्तियां मिल गई, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। अब इंटू करेंगे, है ना, इंटू करेंगे। स्तंभ कितना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ। ठीक, यानी कि 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह। ठीक, इसके बाद तीसरे वाले को ध्यान से देखेंगे, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। तो पंक्ति गुणे स्तंभ के क्रम में रखेंगे तो 3 पंक्ति, स्तंभ कितना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी कि 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह। तो क्रम को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ की फॉर्म पे रखते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले में देखा 1 2 3 3 पंक्तियां, 1 2 2 स्तंभ, तो 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर वाले को हमने देखा 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो 3 हो गया, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हो जाता है। आव्यूह में अगर अवयवों की संख्या हम पूछे कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, अगर सिंपल सी भाषा है, जोड़े अगर इसको 1 2 3 4 अवयव है और 2 गुणे 2 करेंगे तब भी तो 4 ही आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 4। और इसको 1 2 3 4 5 6 है ना, और 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 गुणे 3 करेंगे तब भी कितना आएगा, 9। तो हम डायरेक्ट क्रम का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बता सकते हैं किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो बात समझ में आई सभी को। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आगे के टर्म्स में देखते हैं। अब जो अवयव हमने लिखे हैं, जो अवयव है ये वाला, ठीक है, तो ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, और स्तंभ भी कौन सा, पहला। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। अगर इसको बोलेंगे तो पंक्ति तो पहले ही में आ रहा ना, स्तंभ कौन सा, 1 2 दूसरे में पहुंच गया। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में तो आ गया, स्तंभ कौन सा, पहला ही, तो 2 गुणे 1। और ये वाला जो अवयव बोलेंगे हम, तो ये कौन सा, पहली दूसरी, दूसरी तो पंक्ति है, स्तंभ कौन सा, पहला दूसरा। तो अगर किसी भी अवयवों को प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो 2 है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, 3 जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, 1 जो है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, और जो 4 लिखा हुआ हमारे यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित। तो सिंपली इस भाषा में बोल देते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ध्यान से देखो, ये 3 गुणे 3 ग्राम का तो आरपीयू है, 3 गुणे 3 ग्राम का आरपीयू है। कभी कभी अवयव भी ऐसे आपको पूछ लेते हैं पेपर में या क्वेश्चंस में कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव बताइए या दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव बताइए, तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, तो आपके सामने हमने निरूपित कर दिया। ठीक है, अब हम आव्यूह के प्रकारों को पढ़ते हैं। तो आव्यूह के प्रकारों का अब हम अध्ययन करते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भी कुछ बुक्स में हमने देखा है कि कहीं पर कुछ 1-2 इंक्रीज कर देते हैं, किसी किसी बुक में 1-2 इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं, कम या ज्यादा किसी किसी बुक में मिलते रहते हैं। हालांकि बहुत इजी होते हैं, आपको सिंपली समझ में आ जाएंगे। आव्यूहों का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। आप 12th में पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सभी को क्षैतिजता फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, क्षैतिजता और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह एक ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। क्षैतिज आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। या सिंपल सी बात है, पहले हम एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 2 3 4 5 6 ये हमने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। हमने क्या बोला कि क्षैतिज आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है, अगर हम इस आव्यूह का क्रम लिखें तो कितनी पंक्तियां? 2, स्तंभ कितने? 1 2 3 इंटू 3, यानी देखा ना, स्तंभों की संख्या क्या है? ज्यादा, किससे? पंक्तियों की संख्या से। आपको दिख भी रहा होगा क्षैतिजता, क्षैतिजता यानी कि पड़ा हुआ, क्षैतिजता यानी कि पड़ा हुआ। ठीक है ना, आपने अगर फिजिक्स में स्टडी की हो तो ये क्षैतिज वाला भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। यानी कि क्षैतिजता पड़ा हुआ दिखे तो क्षैतिज, और खड़ा हुआ दिखे यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो हमारा ये क्या हो गया? क्षैतिज आव्यूह, जिसमें क्या होती है? हमारी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो देखा ना क्षैतिजता। ठीक है, आप दूसरे नंबर को देखते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा दे रहा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह की हम चर्चा करते हैं कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह हमारा क्या होता है। उदाहरण लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा हुआ रहना चाहिए, तो इस प्रकार से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखा ना, खड़ा हुआ दिख रहा है एकदम। यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। यहाँ पर अगर देखेंगे 3 पंक्तियां, 1 2 3, स्तंभ कितने? 1 2, ओनली 2 स्तंभ। यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या था? देखा ना, ये पड़ा हुआ दिख रहा है, ये खड़ा हुआ दिख रहा है। पड़ा हुआ यानी कि क्षैतिज आव्यूह, खड़ा हुआ यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरा नंबर कह रहा है वर्ग आव्यूह। ठीक है, नाम जैसा होगा वैसे ही एग्जाम्पल, वर्ग आव्यूह। ठीक, वर्ग आव्यूह को उदाहरण लिख लेते हैं पहले, उदाहरण से सिंपल आ जाता है समझ। 1 2 3 4, या फिर ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्ग आव्यूह हमारे ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। वर्ग क्या कहलाता है? जिसमें सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। आव्यूह में हमारे क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ। ठीक है ना, और जब पंक्ति और स्तंभ भी बराबर हो गए यानी कि वर्ग। देखा यहाँ पर 1 2, 2 पंक्ति 1 2, 2 स्तंभ, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह। कितनी पंक्तियां? 1 2 3, 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ? 1 2 3, यानी कि 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह, यानी कि ये भी वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, और वर्ग आव्यूह कोई भी बना दे तो हमारे ये क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण। ये हमारा क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आव्यूह हमारा कौन सा?
पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश। ठीक है, कितने हो गए? 3, यानी कि चौथा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। नाम ही से समझ में आ रहा होगा, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है? सिर्फ एक होती है। पंक्ति आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। कैसे? 1 2 3। एग्जाम्पल लिख दिया। पंक्ति कितनी है? एक, स्तंभ कितने? 1 2 3, यानी कि एक पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी कि 1 गुणे 3 क्रम का आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या क्या होती है? एक होती है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। अब हमारा स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, नाम अभी जस्ट हमने बोला ना, पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होती है और स्तंभ आव्यूह में हमारा एक स्तंभ होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, स्तंभ आव्यूह हमारा कहलाता है। देख रहे हैं ना, स्तंभ एक है, पंक्ति कितनी? 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ कितना है? 1। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। ठीक है, शून्य अथवा रिक्त आव्यूह, नाम से ही समझ में आ रहा है, शून्य आव्यूह या रिक्त यानी कि न्यूट्रल। एक ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? जितने भी सभी शून्य हो। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं हम यहाँ पे, सिंपल सा 0 0 0 0, ये या फिर इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0 0 0 0। न्यूट्रल यानी कि खाली। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह एक ऐसे आव्यूह होते हैं जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसके बाद है छठवां, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, इसका उदाहरण लिख लेते हैं पहले नंबर। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण, यहां पे बोला था ना हमने, ये रहा मुख्य विकर्ण। ठीक है, ये रहा मुख्य विकर्ण। तो वही चीज हमने बोला, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होते हैं? ऐसे आव्यूह होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के मान क्या हो? सभी एक हो, बाकी शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी मान क्या हो? एक हो और बाकी शेष अवयव जो हो वो सभी क्या हो? शून्य हो। हमारा क्या कहलाता है? इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब जानते हैं हम आव्यूहों की समानता। ठीक है, आव्यूहों की समानता। अब आव्यूहों की समानता को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? यदि कोई आव्यूह आपस में क्या है? समान है, तो सबसे पहली चीज तो क्या होना चाहिए? उसके क्रम एक समान होने चाहिए, साथ ही साथ अवयव भी आपस में समान होने चाहिए। ठीक है, अगर आव्यूह की समानता की बात करते हैं तो हमने पहला टर्म्स क्या बोला कि आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। दूसरा टर्म्स क्या बोला? आव्यूहों के अंदर जो अवयव होते हैं वो अवयव समान होने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कोई ए आव्यूह, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 2 3 4, एक ये आव्यूह हो गया। और बी को भी हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। तो देखा, ये भी क्या हमारे 2 पंक्तियां, स्तंभ कितने? 2। यहां पर भी देखा हमने 2 पंक्तियां, स्तंभ कितने? 2, यानी कि 2 गुणे 2 क्रम के दोनों आव्यूह हैं। पहला नंबर क्रम
क्लियर हो गया। अब अवयव भी आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, अर्थात आपस में अवयव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। करते हैं हम अवयवों का योग। अवयवों का योग, अवयवों के योग में क्या होता है, समान क्रम यानी कि समान पंक्ति समान स्तंभ के जो अवयव होते हैं आपस में जुड़ते हैं। समान पंक्ति और स्तंभ के अवयव आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सिंपल सी भाषा में लिखते हैं, जैसे कि हमने ए लिखा, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक। और बी हमने लिख दिया 2 4 6 8, ठीक है, लिख दिया। अब हमें a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी करने के लिए आप पहले नंबर तो हम क्या कर लें, क्रम लिख लें। क्रम क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब समान अवयव आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, समान, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 + 4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 2 + 6, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 4 + 8। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ लेते हैं कि समान पंक्ति समान स्तंभ आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समान पंक्ति और समान स्तंभ के अवयव आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आई बात समझ में, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं अवयव के योग गुणधर्म, ठीक है। अवयव के योग गुणधर्म, अवयव के योग गुणधर्म में क्या होते हैं कि अवयव सभी नियमों को लगभग क्या करते हैं, पालन करते हैं। सिंपल होता है, कोई कठिन नहीं, सबसे सिंपल होता है योग। तो सबसे पहला टर्म्स है कि अवयव क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अवयव क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है, सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, a + b लिखा है तो बराबर b + a लिख सकते हैं। ये अवयव का क्रम विनिमय नियम होता है। यदि a + b होता है तो b + a भी होगा, यानी कि अगर साधारण सी भाषा में बोले कि a + b, a यानी कि 5 और b 2, तो जुड़ के 7 ही होगा, या फिर हम 2 + 5 लिखें तो जुड़ के ये भी क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। यानी कि अवयव का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद साहचर्य नियम, इसके बाद हम देखते हैं साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होता है, हम साहचर्य नियम को देखते हैं। जैसे कि सिंपल सी भाषा हमने लिख दिया a + b + c, और हम ये भी लिख सकते हैं a बराबर कोष्टक में b + c। अगर a + b + c दे रहा है तो हम किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं, जैसे कि a + b + c लिखा हुआ है तो हम a को अलग कर सकते हैं, पहले b और c को भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या होता है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के बाद हम देखते हैं योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम क्या होता है, a + o या o + a बराबर a ही होगा। योज्य तत्समक नियम क्या होता है, या तो हम a + o कर लें, o + a कर लें बराबर a। अब o बात आ रही होगी कि सर यहाँ पर o क्या है, o यहाँ पर हमारा शून्य अवयव है, यानी कि किसी भी संख्या के साथ 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही आएगा, या 0 के साथ a जोड़ेंगे तब भी a आएगा, यानी कि ये क्या होता है, हमारे योज्य तत्समक नियम। और इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, 3 हो गए, योज्य प्रतिलोम नियम। योज्य प्रतिलोम, ये योज्य के बाद यदि प्रतिलोम बोलता है तो आप सीधा से जान लीजिए उसके कहने का मतलब है 0। उसके कहने का मतलब क्या होगा, 0। कैसे,
योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस को प्रदर्शित करता है। आगे बहुत सारी कंडीशंस में आप जान जाएंगे, जैसे कि हमने लिखा a माइनस ए यानी कि 0 यानी कि o, या फिर हम ऐसा लिख दें a प्लस माइनस ए, तब भी क्या आएगा 0, यानी कि a में से a गया 0 और a में से a गया तब भी क्या होगा 0। क्योंकि क्या है ना, ऑब्व्यू में हम जब भी जोड़ते घटाते हैं तो देखो यार, मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं लिखते, गणितीय भाषा में नहीं लिखते, उसको हमेशा ऑब्व्यू रूप में लिखते हैं। अगर 0 आता है तो ऑब्व्यू रूप में हमें क्या लिख देंगे, शून्य ऑब्व्यू लिख देते हैं। तो a में से a गया तो शून्य ऑब्व्यू, a में से ये a गया, ये भी क्या हो गया हमारा शून्य ऑब्व्यू। आई बात समझ में? अब देखते हैं हम निरसन नियम। अब निरसन नियम क्या कहलाता है? जैसे सिंपली सी भाषा में a प्लस बी और b प्लस सी लिख दिया जाए तो ये सीधा सीधा कट के हमारा इक्वल कितना बचेगा, तो a बराबर c बचता है। ये क्या होता है हमारा निरसन नियम। या फिर हम लिख दें a प्लस सी बराबर b प्लस सी, तो c से c कैंसिल होने के बाद भी हमारा क्या बच जाता है, a बराबर b बच जाएगा। तो हमारा क्या होता है, जो ऑब्व्यू के योग होते हैं वो क्रैम्बेल नियम का भी पालन करता है, वो साइचर नियम का भी पालन करता है, योज्य तत्समक नियम का भी पालन करता है, योज्य प्रतिलोम नियम का भी पालन करता है और निरसन नियम का भी पालन करता है। लगभग सभी नियमों का पालन करता है। का घटाना, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे ऑब्व्यूहों का घटाना। ऑब्व्यूहों का घटाना, तो ऑब्व्यू का घटाना क्या है कि a बराबर सिंपल सा हमने लिख दिया 5, 6, 7, 8, ठीक है। और v बराबर हमने लिख दिया 2, 3, 4, 3 फिर 5, ऐसा लिख देते हैं सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑब्व्यूहों का घटाना सेम वैसे ही होता है जैसे हम जोड़ते हैं कि सेम पंक्ति सेम स्तंभ कि जो अवयव होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ते घटते हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ का अवयव दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, और ये हमारी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। अब हम a माइनस अगर b करते हैं तो ध्यान से देखना, सेम क्रम के अवयव आपस में क्या होते हैं, जुड़ते घटते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा और 6 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, ठीक। तो a माइनस बी बराबर करेंगे तो कितना बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 8 में से 5 जाएगा 3। तो ये होता है हमारे घटाने का नियम, एकदम ईजी होता है, एकदम ईजी, ठीक है। ऑब्व्यूहों का अदिश्य गुणन, ठीक है, ऑब्व्यूहों का अदिश्य गुणन। अदिश्य गुणन, ठीक। अब ऑब्व्यू कोई हमारे पास दिया, सपोज करो a, जिसको हम सिंपली भाषा में इस प्रकार से शो कर देते हैं aij, क्योंकि ऑब्व्यू को हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किसी भी ऑब्व्यू को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अभी सारे एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ाए तो आपने ध्यान से देखा, हर जगह हमने कैपिटल लेटर से ही शो किए। तो ऑब्व्यू को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। आई और जे हमारे क्या होते हैं, पंक्ति स्तंभ। ये हमारा P फॉर पंक्ति, N फॉर स्तंभ। अगर इसके साथ हम कोई आदेश, ये कोई क्या है आदेश, इसका अगर गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसका अंदर सभी अवयवों में एक साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक साथ आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और क्रम में कोई इंटरचेंज नहीं होता, क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक हो सकता है ना आपको समझ में आया, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। उदाहरण जैसे लिखते हैं, हमने कोई सिंपल सा ऑब्व्यू लिख दिया, कोई कठिन नहीं लिखते, 1, 2, 3 और 4। अगर इसके साथ हम कोई अनदर संख्या, कोई भी अनदर संख्या अगर लेते हैं, उसके साथ में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसके साथ अनदर संख्या सपोज करो हमने 5 ले ली, ठीक है। तो अंदर कितना है, 1, 2, 3, 4,
है ना, यही लिखा ना। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना आपको, इसका जो गुणा होगा सभी अवयवों के साथ, तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 3, 5 गुणे 2, 5 गुणे 4, ठीक है। सभी अवयवों के साथ आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि 5, 10, 15, 20, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम अवयव में गुणा करते हैं तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होता है, ये कहने का मतलब है, सिंपल सा, ठीक, अवयवों का गुणनफल, ठीक है। अवयवों का गुणनफल, गुणनफल की बस गुणधर्मों की हम अध्ययन करेंगे, बाकी बकाया इसका जो अध्ययन है वो हम एक्सरसाइज में ही करेंगे। अवयवों का अगर हम गुणनफल करते हैं, अगर दो अवयव दिए हमारे पास, कोई दो अवयव ए और बी, दो अवयव दिए, अगर उनका गुणा पॉसिबल होगा तो कंडीशन क्या होती है कि स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, यानी कि कोई दो अवयव हैं ए और बी, ये क्या हमारे अवयव, कोई ए अवयव हो गया और कोई बी अवयव हो गया, और इनका आपस में हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो नियम क्या होता है कि अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या, ठीक है। अगर अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है तो हमेशा याद रखिए कि जो गुणा होता है वो पॉसिबल होता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है तो गुणा संभव नहीं है। जैसे कि हमने ए अवयव लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और दूसरा अवयव हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान देना, पहला अवयव का क्रम कितना है, पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 2, ठीक है। और इसमें देखेंगे पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3। अभी तो भाई हमने क्रम लिखा, अब हमारा ये क्या कहलाता है, क्रम, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है। पंक्ति गुणे स्तंभ, हमने क्या बोला, गुणा होने के लिए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दो आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि गुणा संभव है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, हमने सबसे पहले जो क्रम था हमने पी एस क्यों लिखा, इसको हम एस पी बोलते हैं गुणन के नियम को। ये हम अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, सिंपली याद रखने के लिए, ना कि ये किसी किताब में मिलेगा आपको कहीं में। पी अल्फाबेट्स में पहले आता है, पी अल्फाबेट से जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला तो अल्फाबेट्स में क्या होता है, पी पहले आता है। तो भाई यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो अवयव का क्रम भी तो हमने पहले पढ़ा, यानी कि पी एस, और फिर हमने एस पी लिखा, यानी कि अवयवों का गुणा हमने क्या किया, बाद में पढ़ा ना, तो एस क्या आता है, पी के बाद आता है, तो एच पी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, तो डाउट्स हो जाता है किसमें, क्रम में और गुणा नियम में। यानी कि क्रम क्या होता है, पी एस यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ, और गुणे का नियम क्या होता है, एस पी यानी कि एस पी यानी कि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म, ठीक है। अब इसके जो गुणधर्म होते हैं वो योग और जो घटाना हमने पढ़ा था उनसे एकदम डिफरेंस होता है। सबसे पहला होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम अभी हमने जो पहले योग वाले में लिखा था तो योग करके लिखा था, यानी कि क्रम को बदलना। साहचर्य नियम क्या होता है, जिस सिंपल सी भाषा में अगर साहचर्य नियम गुणा की बात कर रहे हैं तो गुणा लिखेंगे। जैसे ए बी इंटू सी है तो हम ये लिख सकते हैं ए इंटू बी सी, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। कि यानी कि अगर कोई तीन अवयव में ए बी सी दे दिया जाए तो ए बी इंटू सी या फिर हम ए इंटू बी सी भी लिख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। दोनों पक्ष क्या होते हैं, परिभाषित हो जाते हैं।
इसके बाद दूसरा कौन है, वितरण नियम। कौन सा है, वितरण नियम। वितरण नियम यानी कि वितरित करना। वितरित करना कैसे, जैसे कि हमने लिखा ए कोष्टक में बी प्लस सी, तो ये हो जाता है ए बी प्लस बी सी हो जाता है, ये वितरण नियम। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू अगर सी लिखते हैं तो ए सी प्लस बी सी, ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सी का गुणा किया तो तुम सी ए लिख दो और सी बी लिख दो, नहीं। लिखने का तरीका यही होता है, ये इसका गुणा हो रहा तो ए बी और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी वाली कंडीशन हो जाएगी। और जब सी का गुणा करेंगे तो ए सी इंटू प्लस में बी सी आएगा। ठीक, इसके बाद गुणन का अस्तित्व क्या होता है, गुणन का एक अस्तित्व और होता है। जैसे कि हमने ए इंटू आई लिखा या आई इंटू ए लिखा तो हमेशा ए ही बचेगा। क्यों, आई जो होता है हमारा इकाई आपकी होता है, इकाई यानी कि जिसका मान एक निकलता है, और एक का किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो एक है यानी कि आई क्या है, इकाई आपकी। और जब एक का ए के साथ गुणा करेंगे तब भी ए, और एक का ए के साथ गुणा करेंगे तब भी ए, तो ये हमारे क्या हो गए, गुणन नियम हो गए। यानी कि साहचर्य नियम का भी पालन कर लेता है इस प्रकार से, वितरण नियम का भी इस प्रकार से पालन कर लेता है। जो क्रम हमने बताया उसी क्रम पे करेगा, याद रखना सभी। और गुणन का अस्तित्व इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है।